हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बातचीत की है। कांग्रेस के संगठन समेत तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी टूटती गई। गुटबाजी की वजह से कोई नहीं टूटा। एसआरके का के चला गया, ये तो है, वो काली भेड़ है। क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? थोड़ा बहुत विचारों का मतभेद हो सकता है। भाजपा तो आरोप लगाती रहती है, कहीं ये लिस्ट भी ठंडे बस्ते में तो नहीं चली जाएगी। कांग्रेस की बजाय अपने पर ध्यान दे। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला का राजनीतिक भविष्य कुछ दिखता है? जेजेपी तो जमा जीरो पार्टी होगी। कांग्रेस के वक्त में पैसे देकर नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी, लेकिन अब तो बिना खर्ची बिना पर्ची के जो गरीब परिवार के लोग हैं, युवा हैं, वो नौकरी पा रहे हैं। 50% से ज्यादा हरियाणा से बाहर के लोग हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री है, उसमें कई तरह के गाने बैन किए। जिसको चाहते हैं उसको बैन कर देते हैं। आपके पिताजी गयालाल एक दिन में 4 बार पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह उन्हें चंडीगढ़ लेके गए। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कह दिया, आया राम गया राम। उनका नाम नहीं था, पिताजी का नाम गयालाल था, इसलिए उनके नाम पड़ गया। वो भी आपको बोलती थी कि आप हुड्डा के इशारों पे चलते, आप खुद से कोई फैसला नहीं लेते हैं। मुझे उससे मतलब नहीं है। कुछ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, तो कोई कहते हैं कि कलहबाजी कांग्रेस पार्टी को ले डूबी है। वहीं कुछ का मानना तो ये है कि नेता प्रतिपक्ष की बातें सिर्फ हवा हवाई है, और जब बात संगठन की आती है तो वो बोलते हैं इसके लिए भी दिल्ली दूर है। लेकिन आज सवाल भी होंगे, बातें भी होंगी और जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के दिग्गज नेता। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये कि विधानसभा चुनाव को 9 महीने का समय बीत चुका है। बातें तो बहुत हो रही हैं कि नेता मिल जाएगा, और जनता भी जानना चाहती है कि कांग्रेस का नेता कौन बनेगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी रही है इतने सालों से, वहाँ पर उसका दबदबा रहा है, सत्ता में भी रही है। विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए एक नेता होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ज़मीनी आवाज़ है जनता की, वो मजबूती से पहुँचाई जा सके। लेकिन अब तक भी नेता नहीं बना है, इसके पीछे सर क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और विधायक दल की मीटिंग हुई थी और सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात सभी रखी। हमारे 4 एआईसीसी से जो सीनियर लीडर्स ऑब्जर्वर के रूप में आए थे, अजय माकन जी थे, अशोक गहलोत थे, अपने छत्तीसगढ़ से थे, और प्रताप सिंह बाजवा थे पंजाब से, और उन्होंने सभी एक एक विधायक से भी बात की और सबने यूनानिमसली एक प्रस्ताव दिया कांग्रेस नेतृत्व को कि वो जिसको भी चाहें वो नॉमिनेट करें और उसको कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया जाए। अब ये कांग्रेस नेतृत्व के पास ही है। अब ये जो संगठन का काम अब इस समय शुरू हुआ है, जो राहुल जी ने कितना गंभीरता से लिया, ये इस बात से ही प्रतीत होता है कि वो स्वयं चंडीगढ़ आए थे और सभी जो ऑब्जर्वर जिनकी ड्यूटी लगाई थी, एआईसीसी के थे, पीसीसी के थे ऑब्जर्वर, उनकी मीटिंग ली थी, उनको दिशा निर्देश दिए थे, और उनके दिशा निर्देश अनुसार जिला अध्यक्षों का जो संगठन बनाने का काम सभी ने सभी जिलों में विधिवत तौर से बहुत बेहतरीन ढंग से चला है। उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी है कांग्रेस नेतृत्व को। 1 to 1 भी बात कर रहे हैं जो ऑब्जर्वर हैं, तो उसमें समय लग रहा है। 23 जून का तो पहले ही बताया था कि 23 जून तक तो इन्हीं को रिपोर्ट देनी थी, तो कोई 23 जून को नहीं दे पाया, 2-4 दिन आगे पीछे दे दी, सबकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। और मैं समझता हूं जिले का संगठन भी, प्रदेश का भी और सीएलपी लीडर का भी, ये तीनों जो मुद्दे हैं बहुत जल्द ही इसी महीने में हमें पूरा उम्मीद है जुलाई में सारे मुद्दे सारे सुलझ जाएंगे जो आप बात करें। बिल्कुल, पिछले महीने तो बैक टू बैक इतनी मीटिंग हो रही थी भी कि हरिप्रसाद भी आए थे। राहुल गांधी गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद, क्योंकि इतना मजबूत राज्य है हरियाणा, तो यहाँ पर आए, कई दौर की मीटिंग हुई, और एक टाइम तो लग रहा था कि 22 के 22 जिलों में जिलाध्यक्ष करीब करीब तैयार हैं। लेकिन अब 30 जून का आपने जैसे कहा कि इस महीने हो सकता है कि सूची आ ही जाएगी। कुछ टेंटेटिव लिस्ट भी आई थी, कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ नाम भी आए थे।
तो क्या उनमें कोई सच्चाई है? ये इनमें कोई सच्चाई नहीं। सूत्र तो जैसे हैं आपको पता है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। किस तरह के सूत्र चल रहे हैं मीडिया में। जब पहली मीटिंग हुई थी, राहुल जी ने उसी दिन ये कहा था कि भाई आप 23 जून तक का तो समय एआईसीसी ऑब्जर्वर को दिया गया था, तो 30 जून तक तो उन्हीं को अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो उन्होंने 30 जून को रिपोर्ट दे दी है सबने। हो सकता है एक आधा ने एक दो दिन बाद दे दी हो, लेकिन सबकी सारी रिपोर्ट वहाँ पर पहुँच चुकी है। हमारे जो प्रभारी हैं वो भी कई जिलों में उन्होंने भी दौरा किया है और बहुत बेहतरीन ढंग से चला है। अब वो कांग्रेस नेतृत्व के पास में, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस में और केसी वेणुगोपाल जी के ऑफिस में वो सारी लिस्ट पहुंच चुकी। 1-to-1 भी मीटिंग बात हुई है। अभी कई इधर को बिहार का इलेक्शन आ रहा है, वहाँ जो बिहार में जो चल रहा है वो आपको पता है जी। इधर सेशन भी आ रहा है पार्लियामेंट का, तो इधर दूसरे भी प्रदेशों में काम होता है। तो जैसे ही जब राहुल जी और खड़गे जी जब होते हैं तो उनको समय मिलता है तो उनको देखेंगे। अभी यहाँ तो चुनाव अभी 8-9 महीने हुए हैं चुनाव को। हाँ, 9 महीने। हाँ, तो अभी यहाँ तो 4.25 साल पड़ा है, तो अभी प्रायोरिटी में और है। अभी इतनी वो प्रायोरिटी में अभी जो दूसरी जगह जो है जहाँ अभी करंट जब इलेक्शन होने हैं तो वहाँ ज़्यादा समय दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र ही इस महीने में, जुलाई में, हरियाणा के ये सारे जो प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि भाजपा तो आरोप लगाती रहती है, कहीं ये लिस्ट भी ठंडे बस्ते में तो नहीं चली जाएगी? अभी बिहार का इलेक्शन है, पिछली बार महाराष्ट्र के इलेक्शन भाजपा ने बना दिया कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रहे। 2 साल हो गए एक्स्ट्रा, 2 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, हरियाणा का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। अपने को संभालें, कांग्रेस की बजाय अपने पर ध्यान दें कि किस तरह से चल रहा है इनके प्रदेश में। कोई खुश नहीं है, आपस में भी खुश नहीं है कोई। आपने कहा कि कोई खुश नहीं है, आपस में भी खुश नहीं है। अभी हाल ही में राव इंद्रजीत सिंह ने एक डिनर रखा था और उस डिनर डिप्लोमेसी में इतने ज़्यादा आरोप लगने लगे, ये भी आरोप लगने लगे कि हो सकता है जिन 12 विधायकों को डिनर के लिए बुलाया गया था वो पार्टी से नाराज़ हैं। और उसके बाद सार्वजनिक इंटरव्यू पर उन्होंने कहा था कि मनोहर लाल ही चला रहे हैं, उन्हीं के बाबू चला रहे हैं। बीजेपी में कौन कौन नाराज है इस बात को आप लोगे तो ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है। अनिल विज तीसरे दिन कोप भवन में पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या नहीं कहते। हाँ, जो ये अपने राव इंद्रजीत तो कई बार कह चुके, मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी, इनके बारे में भी। हाँ, वहां पर मंच पर हो लिया, इनका मंच पर भी हो गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जब बीजेपी में थे, जब क्या क्या कहते थे। आप किसके लोग हैं? इस बीजेपी में आधे से ज्यादा तो कांग्रेस के हैं। इनके पास तो अपना भी कुछ नहीं है, ये तो उधार के लिए हुए हैं। तो फिर ऐसा तो नहीं है, यही कारण तो है, इसी को तो आरोप बनाते हैं वो लोग कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी टूटती गई और जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतनी मजबूत पार्टी है, वो एकजुट नहीं हो पा रही आज तक। गुटबाजी की वजह से कोई नहीं टूटा। गुटबाजी से अब आपको पता होगा कि 2019 में और 2024 में 5 साल में 11.4% वोट शेयर हमारा बढ़ा है विधानसभा में। लोकसभा में जहां हम 2014 में हमारी 1 आई थी, 19 में हम 0 पे थे और 24 में हमने 9 में से 5 सीटें जीती। अभी भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कई परिस्थितियां बनी। चुनाव आयोग का क्या रोल रहा ये आप रोज देख रहे हैं, प्रतिदिन रिपोर्टें आ रही हैं, सारी चीज सामने आ रही हैं। किस तरह से मतदाता सूचियों में हेराफेरी हुई, किस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ, किस तरह से फिर भी जाकर के सिर्फ 22,000 वोट फालतू हैं बीजेपी के। हाँ। कांग्रेस से फिर भी 37 सीटें आई हैं। 37 सीटें आई हैं और लोकसभा में तो हमारा इंडिया गठबंधन का हाईएस्ट था, जो नंबर था। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी। मतभेद तो सभी लोकतांत्रिक पार्टियों में मिलेंगे,
ये कोई वन मैन शो पार्टी नहीं है, कोई चौटाला की पार्टी नहीं है, अभय की पार्टी नहीं है जिसको चाहे कान पकड़ के निकाल दे, दुष्यंत चौटाला जिसको चाहे कान पकड़ के निकाल दे। ये लोकतांत्रिक पार्टी हैं। कांग्रेस में और बीजेपी में थोड़ा बहुत अपनी आवाज उठाते हैं, वो अपने विचारों का मतभेद है, मनभेद नहीं है। विचारों में मतभेद होता है। हर आदमी, कई जो चीफ मिनिस्टर के कई दावेदार थे, हर अपनी अपनी बात थोड़ी सी कह रहे थे, अपना आपको प्रोजेक्ट कर रहे थे, किसी न किसी से कहलवा देते थे। उसको आप गुटबाजी की बात कर रही हैं। लेकिन जो फैसला हाईकमान लेता है उसको सभी सिरे चढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव में 50-50 की रेशियो से कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से सीटें जीती और उसके बाद 3-4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव थे। अच्छी खासी वेव बनी हुई थी कांग्रेस की। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस बार तो पक्का सत्ता में आने वाली, तीसरी बार बीजेपी का कोई तुक बनता नहीं है कि सत्ता पे काबिज हो गई। लेकिन एंड तक आते आते ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 37 सीटों में सिमट कर रहेगी और बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई? कई कारण होते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ में लड़ी चुनाव। पहले से 11.4% वोट भी ज़्यादा हासिल किए विधानसभा में भी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो ईवीएम का मैनिपुलेशन किया, जो चुनाव आयोग ने जिस तरह से मतदाता सूचियों के साथ जो हेरा फेरी की, और जो पैसे का और धर्म मजहब का जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसमें कुछ थोड़ी कमी रहेगी। हम 22,000 वोटों का अंतर है सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में, तो थोड़ा है, लेकिन मुकाबला किया। आप देखो कि 37 इतना मजबूत विपक्ष पहले कभी भी नहीं रहा, विपक्ष में है, ठीक है। हम इसमें बहुत मंथन हुआ है, पार्टी के अंदर बहुत मंथन हुआ है, और जो कमियां भी रही हैं उस पर भी मंथन हुआ है। तो उसको आगे आप देखोगे तो कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि ये बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आप कह रहे हैं बहुत मंथन हुआ है, तो उस वक्त तो कमान आप ही के हाथों में थी, तो क्या हुड्डा साहब ने कुछ सीटों को लेकर आपसे चर्चा की थी या फिर खुद से ही डिसाइड कर लिया जाता था? सब ने, पूरा कांग्रेस में एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है टिकटों के बारे में। प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी है, फिर उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है। तो सभी चैनलों से सभी उसका पूरा सर्वेयर हैं जो पार्टी की तरफ से, जो सारे प्रदेश के हर विधानसभा में जा रहे थे, सबकी रिपोर्ट लेकर के पूरा मंथन होता है। एक एक सीट पर, एक एक टिकट पर मंथन होता है। उसमें स्क्रीनिंग कमेटी में सी में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में मैं भी था, हुड्डा साहब भी थे, हमारे प्रभारी जी थे, दीपक बावरिया जी थे, फिर और जो अपने कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी में ड्यूटी लगाई थी सीनियर लीडर्स की, कई लोग थे। अजय माकन जी भी थे, अपने उड़ीसा के थे, भक्त चरण दास थे, तमिलनाडु के थे, जो अपने फरीदाबाद में जो ऑब्जर्वर थे, इनका ये मणि टैगोर जो है, ये भी थे। तो ये स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में वहाँ खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, अंबिका सोनी, अपना ये सलमान खुर्शीद, बहुत जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे, उसमें 20-21 लोगों की कमेटी है। उसमें सारा डिस्कस होता है, एक एक सीट का डिस्कस होता है, उनके पास में पूरे आंकड़े होते हैं। तो उसके बाद में डिसीजन होता है टिकटों का। अब टिकटों का कोई एक आदमी के हाथ में किसी में नहीं है, सभी से डिस्कस किया जाता है। शैलजा जी से भी डिस्कस हुआ, रणदीप सुरजेवाला जी से भी डिस्कस हुआ, कैप्टन अजय से भी डिस्कस हुआ, सब स्क्रीनिंग कमेटी ने सबसे बात की। तो ये सबसे डिस्कस होकर के तब किसी डिसीजन पहुंचते हैं। यो मैंने कहा कि वन मैन शो नहीं है कि सब पार्टी में कि जो एक आदमी को डिसीजन ले ले कोई भी। सर, आपने तो अपना पूरी जीवन राजनीति को दे दिया है,
इतना कुछ आपने देखा है, तो क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? क्या कोई सैलजा गुट है? क्या कोई रणदीप सुरजेवाला गुट है? क्या कोई हुड्डा गुट है? ऐसा है कि ये सब बातें ही हैं? कोई जो कांग्रेस के झंडा में विश्वास करता है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में विश्वास रखता है, वो सब कांग्रेस जन है। अच्छा। हर प्रदेश में हर व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, अपने अपने तरीके से काम करना होता है। कुछ लोग उनके साथ विचार जिससे जहाँ मिलते हैं तो वहाँ थोड़ा सा कोई एडजस्ट हो जाते हैं, तो कहीं थोड़ा बहुत विचारों का मतभेद हो सकता है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर सभी को अधिकार है अपनी बात कहने का। तो इसलिए इस बात को गुटबाजी कहें, मैं इसको गुटबाजी नहीं मानता। ठीक है। और हुड्डा साहब को का गढ़ बिल्कुल हरियाणा माना जाता है कि वो इतनी मजबूती से अपनी बात रखते हैं। एक तरह से ये भी कहा जाता है कि हरियाणा कांग्रेस की डोर भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में है, और आपको भी उनका करीबी माना जाता है। जब डोर ही उनके हाथ में है तो सीधा सीधा पार्टी ये डिक्लेयर क्यों नहीं कर देती है कि हमारे नेता यही हैं? देखिए, ये तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व है। लोगों की धरातल पर क्या उनके प्रति लोगों की भावना है, जन भावना है, ये बात ठीक है। पार्टी हर जन भावना का ख्याल रखती है, और यही कारण है कि 2 बार उनको मुख्यमंत्री रहे, 2 बार 3 बार वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, और विधायक दल के नेता रहे पहले। तो ये पार्टी ने पूरा उनको सम्मान दिया है। उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा जी, वो 5वीं बार मेंबर पार्लियामेंट है, 4 बार लोकसभा से, 1 बार राज्यसभा से, और CWC के मेंबर भी हैं। तो ये पार्टी उनको जहाँ है पूरा सम्मान दे रही है, और दूसरे नेताओं को सम्मान दे रही है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम आपने देखा है कि नहीं देखा कि लेकिन सोशल मीडिया पर कहीं पर भी ये चलता है कि हरियाणा कांग्रेस की कमान हुड्डा के हाथों में है, तो लोग देखना चाहते हैं, लोग खुद भी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो फिर क्या ये हाई कमान को दिखता है? ये हरियाणा कांग्रेस की कमान किसको देनी है, ये पार्टी नेतृत्व ने तय करना होता है। जी। हुड्डा साहब थे, विधायक दल के नेता थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो स्वाभाविक है प्रदेश अध्यक्ष और CLP लीडर, प्रदेश अध्यक्ष संगठन को और विधायक उसमें विधानसभा में CLP लीडर, ये 2 प्रमुख चेहरे होते ही हैं सभी जगह पार्टी में। और जब पार्टी नेतृत्व ये समझता है कि उनसे बेटर कोई चॉइस है, तो वो उसको चेंज कर देते हैं, उसको दूसरे को ले लेते हैं। हमेशा एक चेहरा नहीं रहता, हमेशा एक आदमी नहीं रहता कि वही रहेगा। पार्टी के प्रति समर्पित होकर के कार्य करना है, और जो काम कर रहे हैं। अब जहाँ तक हुड्डा जी की बात है, हुड्डा जी के दादाजी भी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा 8 साल जेल में रहे हैं। 8 जेलों में अलग अलग, 4 हिंदुस्तान में है, वो 4 पाकिस्तान में। जो पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1952 में वो लोकसभा में थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 46 में मेंबर बने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना। 7 सदनों के मेंबर रहे। उनके दादाजी वो भी फ्रीडम फाइटर रहे, खुद जो है हुड्डा जी का, और अब उनके बेटा। तो 4 पीढ़ियों का कांग्रेस के प्रति उनके तो अंदर कांग्रेस है, और कांग्रेस के प्रति उनका वो पूरा समर्पण रहा है शुरू से, पीढ़ियों से, 4 पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ है। तो उन पर गुटबाजी का किस तरह से, वो तो कांग्रेस में पूरी तरह से हैं, और मैं नहीं कहता। वो भी जैसे शैलजा जी हैं, वो भी पुराना परिवार है, कांग्रेस का परिवार है, कांग्रेस में रहा है उनका भी, उनका अलग कद है। वो जनरल सेक्रेटरी AICC में बना रखी है, CWC के मेंबर है। उसी तरह से रणदीप को बना रखा है। जहाँ जो है जितना सभी नेताओं को सम्मान दे रही है पार्टी। सर, शैलजा जी का जिक्र किया आपने, चुनाव के दौरान कैंपेनिंग में बहुत देर से आई, उस वक्त कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उन पर कुछ छीटाकशी कसी, उसके बाद आरोप भी लगाए। वो भी दलित समाज से आती हैं, आप भी उस समाज से आते हैं, तो क्या
वाकई में शैलजा जी ये नाराज सब राजनीतिक शगुफे हैं। सब ने अपना काम किया, टाइम पे काम किया, मेहनत की। बीएसपी से ऑफर ये भी आने लगे थे। सब जो है जो सिर्फ कुछ लोगों का जिनका वो आदत है कि वो कुछ ना कुछ पार्टी में किस तरह से मतभेद पैदा हो, लड़ाने का काम क्रिया करते हैं, उनका है, ऐसा कुछ नहीं। सर 2019 में जेजेपी अगर बीजेपी के साथ नहीं जाती तो क्या आपको लगता है 2019 में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती थी? और चुनाव से चंद महीने पहले ही जेजेपी और बीजेपी अलग हो गए, तो अब दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला का राजनीतिक भविष्य कुछ दिखता है? देखो, इनका जेजेपी तो जमा जीरो पार्टी होगी और अपनी इन्हीं उससे कि जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ कर के आए, उन्हीं से मिल कर के अपना वो उन्होंने सरकार में शामिल हो गए। लोगों की दुख तकलीफों से उनका कोई वास्ता नहीं है। और जहाँ तक है, अभय चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, रणजीत चौटाला हो, बीजेपी के खिलाफ भी बोलेंगे और जब समय आता है तो बीजेपी के साथ रहेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव आता है तो ये उसको वोट देते हैं बीजेपी को। जब राज्यसभा का चुनाव आता है तो ये बीजेपी को वोट देते हैं। इनकी तो वैसे ही दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि इनकी कहीं भी अब वक्त नहीं रही, इनकी विश्वसनीयता नहीं रही, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए जगह तलाश करते फिरते हैं। जब जरूरत होती है बीजेपी को गाली देने लग जाते हैं, किसानों की हमदर्दी लेने लग जाते हैं। ये एक भी नहीं थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस ने पूरी तरह से सहयोग किया, साथ दिया। इनमें से कहाँ थे? 5-6 महीने पहले मैंने अभय चौटाला और अर्जुन चौटाला जी से भी बात की थी, उनका भी इंटरव्यू किया था। सर अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा, 1967 की बात है जब आपके पिताजी गयालाल एक दिन में 4 बार पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद चौधरी बीरेन्द्र सिंह उन्हें चंडीगढ़ लेके गए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कह दिया आया राम गया राम। उसके बाद से ये फ्रेज बन गया राजनीति में, लोग अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो दल बदल वाले। नहीं है कौन सी पार्टी छोड़ी? ये वही तो आप बताओ। हाँ, कौन सी पार्टी छोड़ी? यूनाइटेड फ्रंट की बात की कौन जाए सी पार्टी छोड़ी? तो किस पार्टी में थे? फिर उसके बाद कांग्रेस में आ गए थे, इस तरह की बातें। किस पार्टी में थे? यूनाइटेड फ्रंट, उसके बाद कंप्लीटली छोड़ के और कांग्रेस में आ गए। इंडिपेंडेंट थे एमएलए, अच्छा किसी पार्टी के एमएलए नहीं थे। अच्छा। चौधरी चांदराम आए थे यहाँ। चौधरी चांदराम ने कहा कि आप अगर मेरा साथ दे दें, मैडम मुझे चीफ मिनिस्टर बना रही हैं, आप मेरा साथ दे दें तो मैं सीएम बन सकता हूं। पिताजी इंडिपेंडेंट थे, पिताजी ने कह दिया कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अगले दिन बजाय चांदराम जी के पंडित भगवत दयाल शर्मा का नाम दे दिया सीएम के लिए। पंडित भगवत दयाल शर्मा ने पिताजी की टिकट कटवाई थी 67 में। पिताजी थे पंडित भगवत दयाल शर्मा के साथ में नहीं रहूंगा, तो उन्हें जब पंडित भगवत दयाल शर्मा का नाम आया तभी ये कह दिया था कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, आगे के भाई कांग्रेस छोड़ दी। पार्लियामेंट चल रहा था, उमाशंकर दीक्षित वो गृह मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में टिप्पणी करी थी आया राम गया राम। और ये जो हीरानंद आर्य थे 7 बार दल बदला इन्होंने, उनका नाम नहीं था, पिताजी का नाम गयालाल था, इसलिए इनके नाम पड़ गया। इनके नाम पड़ गया। इनने कोई नहीं, एक दिन के लिए गए थे बस कांग्रेस में। हाँ, अच्छा। एक दिन के लिए कांग्रेस में गए थे, इंडिपेंडेंट थे, और वो भी कांग्रेस में समर्थन दिया, फिर कांग्रेस से वापस हो गए। जब चौधरी चांदराम को नहीं बनाया और जब उनका नाम आ गया पंडित भगवत दयाल शर्मा का, तो उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली। ये है। अब जो बगैर पते है और कोई भी जो ना पत्रकार जो मर्जी अपनी तरफ से करता रहता है, लिखता रहता है। तो मुझे लगता है अब ये लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि वो पार्टी छोड़ कर नहीं गए थे। क्लियर वाक्य आपने बता दिया है। और कोई पार्टी नहीं छोड़ गए थे, इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे 67 में। हाँ, तो बिल्कुल इंटरनेट पे जो गलत बातें छपी हुई थी, कम से कम अब आज के बाद ये क्लियर हो जाएगी। सर बहुत ही बेबाकी से आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम राम। शुक्रिया। राम राम।